हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे आरआरबी जे का क्वालिफाइंग लेक्चर सीरीज। और ये हम लोग आरआरबी जे के सिलेबस पे बेस्ड भी हम लोग कर रहे हैं। कंप्लीट यहाँ पे सीरीज आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि पेड कोर्स में आपको मिलता है अदर एकेडमी के द्वारा, जो कि 40,000 तक इसका कोर्स रहता है। ठीक है, 20 से लेकर 40,000 तक आपको यहाँ पे पेड कोर्स में देना पड़ता है। क्यों पता है? बिकॉज हम खुद पढ़ा चुके हैं, इसलिए मुझे पता है। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप सो कि इस बेसिस पे आप इसको अच्छी तरह से नोट्स पढ़िएगा, बनाइएगा और अपना जॉब क्वालिफाई कीजिएगा एंड अपने ड्रीम जॉब को आप ले पाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह का आपका जितने भी लेक्चर वगैरह है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं आरआरबी जेईई का, दैट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी सॉम को स्टार्ट किए हैं। एंड इसके बाद हम लोग सारा सिलेबस को 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग सॉम को देखें। अभी तक 4th लेक्चर आ चुका है। 4th लेक्चर में हम लोग चारों लेक्चर में देखे थे, कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, एंड बेसिकली हम लोग बात किए थे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। ठीक है, जो आपका स्ट्रेस हो जाता है एंड स्ट्रेन हो जाता है, ये चारों लेक्चर में देखे। लाइक क्या होता है स्ट्रेन, क्या हो जाता है स्ट्रेस, क्या हो जाता है दोनों के बीच में डिफरेंस, टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में बात किए थे। फिर बात किए थे हम लोग थर्मल, जो आपका थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो जाता है उसके बारे में स्टडी किए थे। उसका कौन कौन सा टाइप होता है उसके बारे में बात किए थे। फिर हुक्स लॉ के बारे में बात किए थे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यू नो दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ से हमको एक कांस्टेंट मिला था जो कि होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो जाता है। अगर बात करें हम लोग शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से हमको मिला था टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। यहाँ से हमको एक आपका मिला था क्या कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर जी, दैट इज कॉल्ड योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर बल्क मॉडुलस। ठीक है, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको बोलते हैं या फिर शेयर मॉडुलस बोलते हैं। फिर हम लोग देखे थे बल्क मॉडुलस के। फिर हम लोग म्यू देखे थे पॉइजन रेशियो के बारे में। प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में देखे थे। टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शेयर स्ट्रेस, सारे चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं जो चारों क्लास है। अगर आप नहीं देखें तो देखिएगा। आपको अगर कभी भी कोई दिक्कत होगा ये सारी चीज़ में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, तो आपको अब कभी नहीं दिक्कत होगा। इतना अच्छा तरीका से एनिमेशन के द्वारा, वीडियो के द्वारा, फोटो के द्वारा आपको समझाया गया है। अगर आप देखे भी हैं फिर भी आप देखिएगा तो लाइफ टाइम आपको कभी भूलिएगा नहीं, और एग्जाम पर्पज से आप 100% सारे चीज़ को आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इतना अच्छा मेथड से आपको बताया, हम ट्राई किए 100% कि आपको ईजी तरीका से और ज़्यादा दिन तक याद रहे वैसा बताया जाए। ठीक है, फील करा के। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टार्ट, अब देखे होंगे थंबनेल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल देखेंगे। अगर मैं आरआरबी जे का सिलेबस का बात करूं सॉम का, जैसे यहाँ पे सॉम का सिलेबस दिया गया है सॉम का, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। जैसे मैं अगर बताऊं यहाँ पे तो स्ट्रेस पढ़ लिए हैं, स्ट्रेन पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन पढ़ लिए, ये सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। एंड कुछ थोड़ा बहुत हम लोग देखे थे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, बट आज हम लोग देखेंगे और ज़्यादा। आज बेसिकली जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका होता है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सब के बारे में, फेल्योर, फटीग, फ्रैक्चर, वो सारे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली उन लोग का कहा जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और अगर मैं सिलेबस में बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिया है जैसे स्ट्रेन एनर्जी दिया है, प्रूफ रेजिलेंस दिया है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस दिया है, और आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। ओनली 3-4 टॉपिक ही दिया, बट ऐसा नहीं है बिकॉज मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ मुझे एक रिसर्च भी किया हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर का कि कैसा पूछा जाता है। तो आपको ये सारे जितना मैंने कहा इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, फेल्योर, आपका फ्रैक्चर, सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग सारी चीज़ को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, एनिमेशन वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे, आज नहीं हो पाएगा तो कल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का 2 लेक्चर आपका आएगा। आज एक, इसके बाद और एक आएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू शुड हैव टू टेक ए हेडिंग, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं आज हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। 1 मिनट में थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और बोलेंगे सर इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि हम लोग पदार्थ का गुण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा गुण जो है। लेकिन हम लोग तो हैं इंजीनियर्स, तो हम लोग कौन सा मटेरियल पढ़ेंगे? इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल क्या हो जाता है? जो हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल हमेशा डक्टाइल को लेते हैं, डक्टाइल मटेरियल को लेते हैं। वाई? बिकॉज डक्टाइल में जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें इफेक्ट उसका देख सकते हैं, उसमें इलंगेशन हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है, डिफ्लेक्शन जनरेट होता है। लेकिन हम लोग ब्रिटल मटेरियल क्यों लेते हैं? ब्रिटल मटेरियल में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं डायरेक्ट वो टूट जाता है, जैसे ईंटा डायरेक्ट ब्रेक कर जाता है, उसमें ज़्यादा हमको स्टडी करने, एनालिसिस नहीं मिलेगा। तो दैट इज वाई इंजीनियरिंग मटेरियल डक्टाइल को हम लोग मानते हैं, और उसका ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं डक्टाइल
वॉलेटाइल मटेरियल भी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे आगे लगा देंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बात समझ में आए क्यों हम लोग मैकेनिकल बोलते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हो, बिकॉज ये आप लोग देखो वैसे एग्जाम में नहीं पूछता, बट कोई अगर पूछे तो इतना आपको आना चाहिए। बिकॉज वी अप्लाई फोर्सेस क्यों करते हैं, टू नो देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उसके प्रॉपर्टी को जानने के लिए, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक आ जाता है, पहला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड योर इलास्टिसिटी। क्या आ जाता है, इलास्टिसिटी। क्या आ जाता है, इलास्टिसिटी। हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी और एक देखेंगे प्लास्टिसिटी, दोनों जो है आपका एक जैसा है, ठीक है, दोनों अपोजिट है, एक जैसा बोल लो, अपोजिट, जिसमें आसमान और आपका जमीन हो जाता है, ठीक है, स्काई और आपका जो नीचे धरती हो जाता है, उन दोनों में जैसा अंतर होता है उसी तरह इसमें दोनों में अंतर होता है, ठीक है। क्या है, हम लोग वन बाय वन कर पढ़ते हैं। देखो इलास्टिसिटी क्या हो जाता है, मैं आपको पहले फिगर वाइज समझाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सको। आप पहला फिगर ये आप देखो, जैसे कि ये आप फिगर देखो, यहाँ आप देख रहे हो कि बॉल है जो कि स्पिन बॉल है, आप स्माइली फेस वाला दुकान में बहुत कहीं मिलता है। जब इसको आप प्रेस करते हो ना तो आपका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, जैसे आप छोड़ देते हो तो रिगन अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाता है। इसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। मतलब इसमें फोर्स का तो प्रभाव पड़ा, कब तक पड़ा, जब तक फोर्स को लगाए रहे, जैसे छोड़े वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाता है। बात समझ में आए। सेकंड में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो दो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, एक आपका एल्यूमिना है जो कि फाइन सेरामिक से बना गया, स्टेनलेस स्टील है। जब यहाँ पे केजी का मास का वेट पड़ा तो यहाँ पे बेंडिंग देखने को मिला, बहुत ही लेस बेंडिंग, पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन आप सेकंड वाला में देखो स्टेनलेस स्टील में ये डक्टाइल है, तो क्या कर रहा है, मुड़ जा रहा है, लेकिन जैसे हटता है तो ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, रिटर्न आ जा रहा है ओरिजिनल शेप में। उसके बाद मैं और एक आपको फिगर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, रबड़ जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फैल जा रहा है, जैसे हम लोग फोर्स को छोड़ रहे हैं, बल को हटा रहे हैं तो अपना शेप एंड साइज में रिटर्न आ जा रहा है। ये इसी को बोलते हैं इलास्टिक। मतलब क्या हो जाता है, इलास्टिक मतलब फोर्स हटाने के बाद अपना शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाता है, दैट इज कॉल्ड योर इलास्टिक बिहेवियर पे इलास्टिक मटेरियल हो जाता है, प्रॉपर्टी का, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल का। और मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये चीज़ यहाँ पे देखो, जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को तो वो अपना शेप को चेंज कर लेता है, लेकिन जैसे इसको छोड़ते हैं तो रिगन अपना ओरिजिनल शेप में रिटर्न आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ये भी आपका इलास्टिक मटेरियल है। समझ आया, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, इलास्टिसिटी को, कि इलास्टिसिटी ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि उसके चलते एबिलिटी, मटेरियल का वो एबिलिटी होता है कि वो अपना रिगेन अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में लौटा, यानी कि अपना डायमेंशन में, जो अपना डायमेंशन हो जाता है उस डायमेंशन पे रिटर्न आ जाए। ओरिजिनल क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायमेंशन मतलब शेप एंड साइज। मतलब ये अगर सर्कुलर रहेगा बॉल, जिस तरह स्पिंज बॉल था सर्कुलर था, तो जैसे दबाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, दबाने के बाद जब इसको दबा रहे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे, लेकिन जब छोड़ देंगे तो ओरिजिनल फिर से ये रिटर्न आ जाएगा, ओरिजिनल जैसा ही आ जाएगा, जिस तरह ओरिजिनल देखने को मिलता था उसी तरह देखने को मिलेगा। समझ आया। तो इसको बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल। डायमेंशन मतलब शेप एंड साइज में रिटर्न वो आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा हम लोग टेस्ट यूज़ करते हैं। 4 टेस्ट, अगर इलास्टिसिटी के लिए अगर टेस्ट हम लोग टेस्ट मेथड कौन कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, मेथड। तो देखो कौन कौन सा है कि आप तो यूज़ कर सकते हो टेंसाइल या फिर टेंशन वाला। सेकंड यूज आप कर सकते हो कंप्रेशन वाला, ठीक है, कंप्रेशन वाला यूज़ कर सकते हो। थर्ड आप यूज़ कर सकते हो क्या, लाइक आपका वाइब्रेशन एक हो सकता है, वाइब्रेशन। अब आप फोर्थ कौन सा यूज़ कर सकते हो, फोर्थ आप यूज़ कर सकते हो बेंडिंग। कैसे, जैसे जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे आपको जो ये आपका बेंडिंग है, यहाँ पे जो ये फिगर आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो ये आपका बेंडिंग है, यहाँ पे देखो बेंडिंग हो रहा है, एक तरफ फिक्स कर दिए स्टेनलेस स्टील को, और जब केजी वेट यहाँ गिरा रहे तो मुड़ जा रहा, फिर वो रिटर्न अपना शेप एंड साइज में आ रहा है, तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस दिखा रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेंसाइल का, तो यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़ आपका, ये जो है आपका टेंसाइल नेचर का है, दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो बड़ा हो जा रहा है, जैसे छोड़ रहे हैं तो रिगेन अपना शेप एंड साइज में रिटर्न आ जा रहा है। इलास्टिक मटेरियल है लेकिन टेंसाइल फोर्स यहाँ पे यूज़ किए। उसी तरह जब मैं यहाँ पे स्पिंज बॉल का आपको दिखाया, या फिर ये जो रबड़ यहाँ पे कैसा लगा, टेंसाइल फोर्स लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूर देखो हट रहा है, टेंसाइल फोर्स लगा, रिटर्न आ रहा है, ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ टेंसाइल लगा है। अगर मैं स्पिंज बॉल का बात करूँ तो यहाँ पे कैसा लगा, कंप्रेसिव फोर्स, देखो कंप्रेसिव फोर्स लगा के दबा रहे, फिर छोड़ रहे तो रिटर्न आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, सभी तरह का यूज़ कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि मेरा जो मटेरियल है वो आपका इलास्टिसिटी है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, अगर वो रिटर्न आ गया तो समझ जाएंगे कि इलास्टिसिटी, अगर वो रिटर्न नहीं आया तो क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे हम लोग प्लास्टिसिटी।
उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कोई एक पेन लो, जो लिखो फेको पेन होता है नॉर्मली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, हर वो बच्चा यूज़ करता होगा, आई होप सो। लिखो फेको पेन को अगर आप मोड़ोगे ना, तो मोड़ने के बाद जो उसको छोड़ोगे तो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आ पाता। वाई? बिकॉज उसमें इलास्टिसिटी का जो मटेरियल है, वो जो प्रॉपर्टी है वो उसमें नहीं पाया जाता, लेक ऑफ इलास्टिसिटी पाया जाता है, तो वो शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आ पाता है। लाइक इसमें हम लोग फोर्स लगाए, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए तो वो चेंज होकर कुछ ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो अब जब इसमें हम लोग फोर्स को छोड़ते हैं तो वो रिटर्न नहीं आ पाता, इसमें डिफॉर्मेशन आ ही जाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड आपका अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कॉल्ड योर प्लास्टिसिटी। समझ आया? नॉर्मल चीज़ है, जिस तरह का इलास्टिक में रिटर्न आ जाता है इसमें रिटर्न नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन दिखने को मिलेगा और परमानेंट डिफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब परमानेंट हो रहा तभी तो रिटर्न नहीं आ रहा है। अगर परमानेंट होता, जैसे मान लो इस तरह का कोई स्टील है, यहाँ पे जो इसको आप फोर्स लगा के दबाएं तो ये मुड़ के इतना हो गया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होता है कि मुड़ के इतना हो गया, लेकिन 2-3 दिन बाद ना धीरे धीरे उठते जाएगा दूर, और एक टाइम के बाद फिर से ये सीधा हो जाएगा। तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, एक टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम के बाद हो जाता है। लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन ऐसा हो जाता है कि एक बार मुड़ गया ना तो रिटर्न कभी नहीं आएगा। तो जो प्लास्टिसिटी है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन ही देखने को हमको मिलता है, मतलब एक बार अगर वो मुड़ गया तो मुड़ ही गया, वो फिर से रिटर्न नहीं आने वाला है, राइट। तो ये चीज़ हो जाता है आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब कास्ट आयरन ले लो, वो ब्रिटल टाइप का नेचर का थोड़ा होता है, अगर आप मुड़ जाएगा तो मुड़ ही जाएगा, वो रिटर्न कभी नहीं आएगा। तो इसमें हमको देखने को मिलता है क्या, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। समझ आया ये चीज़ है। और आप ये भी बोल सकते हो कि ये अपोजिट है आपका इलास्टिसिटी का, यानी कि कन्वर्ज ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी का अपोजिट है। आप चाहो तो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से बना लेना कि ये मान लो एक आपका बार है, ठीक है, तो 20 mm का ले लेते हैं, ये मान लो 20 mm का एक बार है। जब इसमें हम लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाई किए तो टेंसाइल फोर्स के चलते ये क्या हो गया, शेप एंड साइन चेंज करके ये थोड़ा इतना इंक्रीज कर गया, इतना लेंथ पे ये बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। अब मान लो 22 mm का हो गया, कितना हो गया, 22 mm का हो गया, इतना मेरा कब, जब यहाँ पे टेंसाइल दोनों तरफ फोर्स अप्लाई किए। तो जब इसको हम लोग छोड़ भी देते हैं तो यही आ जाता है, मतलब इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया, अब रिटर्न इस पोजीशन पे कभी नहीं आएगा, ये चीज़ हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक आ जाता टर्म और एक, उसको हम लोग बोलते क्या, थर्ड नंबर में उसको हम लोग बोलेंगे इलास्टोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, इलास्टोप्लास्टिक। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक आपका इलास्टो है और दूसरा जो आप लिखे वो प्लास्टिक है, यानी कि आप बोल सकते हैं क्या, क्या ये ऐसा है कि इसमें इलास्टिक नेचर भी रहेगा और प्लास्टिक नेचर भी रहेगा? बिल्कुल। इलास्टो मीन्स हो गया यहाँ पे इलास्टिक नेचर का, क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी वाला नेचर का, और प्लास्टिक मीन्स हो गया यहाँ पे प्लास्टिक नेचर का। मतलब क्या बोलेंगे, मतलब अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे ना तो सर थोड़ा बहुत रिटर्न आएगा, तो शो करेगा भाई वो मेरा इलास्टिक है, और नहीं भी रिटर्न आएगा कुछ, मतलब प्लास्टिक भी है, तो वो चीज़ आ गया बीच में, यानी कि क्या हो जाता है, ये आपका दोनों के बीच में हो जाता है। जैसे कि मान लो ये मेरा कोई बार है, जो फिर से हम लोग ले लिए 20 mm का, नॉर्मल अभी रखा हुआ सिंपली, इसमें हम लोग अब टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब इसमें मान लो टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 20 बार तो था ही, ये थोड़ा सा बार इतना हो गया, तो अब कितना हो गया मेरा 20 mm तो था ही। इसके चलते एक सेकंड में यहाँ पे ब्लैक से कर देता हूँ कि ये मेरा कितना था, ये मेरा था 20 mm, लेकिन यहाँ पे मेरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा यहाँ पे 2 mm और इंक्रीज कर गया, कितना हो गया 2 mm यहाँ पे इंक्रीज कर गया, ठीक है। लेकिन ये कब हुआ, जब मैं दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स को अप्लाई किया, लेकिन जब इसको टेंसाइल फोर्स को हम लोग छोड़ दिए, फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिए, तो रिगेन ये लौट के आया, बट कितना आया, ये आ गया तुम्हारा 21, मतलब थोड़ा सा आया, ये अब हो गया मेरा कितना 21, ये आपका 20 था यहाँ से लेकर वहाँ तक, और ये आपका रह गया 1, इतना आया। तो यानी क्या बोल सकते हो कि इलास्टिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, रिटर्न तो आया, लेकिन 2 mm इलोंगेशन किए थे, 1 mm आया, 1 mm नहीं आया, मतलब इलास्टिक हुआ, प्लास्टिक की कोई 1 mm नहीं आया, तो इलास्टोप्लास्टिक मतलब दोनों तरह का बिहेवियर ये शो कर रहा है। समझ आए? तो दैट इज एग्जाम्पल फॉर योर इलास्टोप्लास्टिक। एंड यहाँ पर टेस्ट मैंने बता दिया, प्लास्टिसिटी के लिए तो ऑब्वियसली है हार्ड होता है। आ जाते हैं हम लोग 4th नंबर का मटेरियल के प्रॉपर्टी में। 4th नंबर हम लोग देखेंगे दैट इज योर हार्डनेस। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हार्डनेस। हार्डनेस में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ में आदमी समझ नहीं पाता है, बच्चों कन्फ्यूज होता है कि हार्डनेस क्या हो जाता है और स्ट्रेंथ क्या हो जाता है। तो हम लोग तुरंत देखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर में लिख लेते हैं हार्डनेस, और 5 नंबर में यहाँ पे कर देते हैं हम लोग स्ट्रेंथ, ठीक है। हार्डनेस और स्ट्रेंथ, देखो
हार्डनेस मीन्स क्या हो जाता है कि वैसा मटेरियल, मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसके चलते उसका सरफेस जो है ना, सरफेस बहुत ही उसका टफ है। यानी कि एक तरह से ये जो है आपका सरफेस प्रॉपर्टी हो जाता है। क्या हो जाता है आपका सरफेस प्रॉपर्टी, यानी वॉल्यूमेट्रिक। उसके अंदर में जो है, एक सेकंड हमको लिखने दीजिए, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ। मान लो ये मेरा बॉडी है, इसके बस ऊपर में ही कुछ ऐसा हम लोग मटेरियल चढ़ा दिए ना कि बहुत टफ है, लेकिन अंदर में बहुत ही सॉफ्ट है। अंदर में सॉफ्ट है लेकिन ऊपर सरफेस जो है वो बहुत ही टफ है। यानी इस पर अगर हम लोग स्क्रैच करेंगे, नाखून से अगर चीसेंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें पेनिट्रेशन नहीं होगा, इसके वाला इंडेंटेशन नहीं होगा, एब्रेशन नहीं होगा। ये पूरा ऊपर वाला मटेरियल सॉफ्ट है, लेकिन अंदर तक अगर चल जाएंगे तो हो सकता है अंदर में मेरा सॉफ्ट है, लेकिन जो इसका लेयर है, अपर लेयर है, या फिर आप बोल सकते हो सरफेस जो है, सरफेस, ठीक है, वो मेरा कैसा है, टफ है। ठीक है, वो मेरा कैसा है, हार्ड है। इसीलिए इसको बोलता है हार्डनेस इज द सरफेस मटेरियल। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, नारियल। जो आपका नारियल हो जाए, आप लोग नारियल देखे होंगे, ठीक है, वो जो होता है, यानी कोकोनट का बात करें, जो कोकोनट हो जाता है, आप देखे होंगे ना, कोकोनट अंदर में बहुत सॉफ्ट रहता है, लेकिन अंदर में क्या होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पाया जाता है, मुलायम होता है अंदर में, लेकिन बाहर में होता है हार्ड होता है। तो वो आप बोल सकते हो कि जो परफेक्ट एग्जांपल फॉर हार्डनेस, अंदर में सिर्फ मटेरियल के ऊपर एक लेयर तक ही वो हार्ड रहता है। तो ये कैसा हो जाता है, सरफेस मटेरियल। इसलिए बना जाता है कि ऊपर वाले को जो है जल्दी से कोई स्क्रैच ना कर पाए, कुछ अगर फोर्स थोड़ा बहुत लगे तो उसको झेल ले, स्क्रैच वगैरह झेल ले, पेनिट्रेशन झेल ले, बट हाँ कोई हार्ड अगर मारे तो ब्रेक कर जाएगा, 100% है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे ना यहाँ पे स्ट्रेंथ का, तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब ये पूरा का पूरा ना वॉल्यूम का प्रॉपर्टी हो जाता है। मतलब ये अगर हार्ड मेरा लग रहा है ना, सरफेस पे हार्ड लग रहा है, तो अंदर भी हार्ड है। मतलब पूरा का पूरा, जैसे मान लो कास्ट आयरन का बना हुआ है। अब मान लो कास्ट आयरन का बना हुआ तो ऊपर भी कास्ट लेयर, ऊपर का लेयर भी कास्ट, अंदर भी कास्ट। तो ये ऊपर में भी हार्ड और अंदर में भी हार्ड, पूरा हार्ड, समझ आया। जैसे पत्थर, मान लो पत्थर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ, वो उसका बहुत ही स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो वॉल्यूमेट्रिक पूरा स्ट्रेंथ रहता है। तो ये बेसिक आपका डिफरेंस हो जाता है किसमें, हार्ड में, हार्डनेस में, और आपका स्ट्रेंथ में। समझ आया, ओके। एंड हार्डनेस के लिए हम लोग जो टेस्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर, आपका सिंपली अगर बात करें यहाँ पे टेस्ट मेथड, टेस्ट मेथड कौन कौन सा यूज करते हैं, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है। जैसे आप लिख लीजिए यहाँ पे, ब्रिनेल एक हो जाता है पहला। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रॉकवेल, रॉकवेल। और थर्ड हम लोग यूज़ करते हैं क्या, वीकर। इसमें कुछ नहीं करते, ब्रिनेल में क्या करते हैं, इस तरह मटेरियल लेते हैं और इस डायमंड शेप का कुछ रहता है, और इसको हम लोग जोर से यहाँ पे फोर्स करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे जो इंडेंटेशन, छेद उद हो रहा है कि नहीं इसके सरफेस में हम, ठीक है। रॉकवेल में क्या करते हैं, इस तरह मटेरियल हम लोग लेते हैं, बॉल जैसा कुछ लेते हैं और बॉल जैसा को इसके ऊपर गिराते हैं, ठीक है। उस तरह वीकर में सेम इसी तरह का हम लोग लेते हैं और मटेरियल का कुछ गिराते हैं। तो अलग अलग टेस्ट है जिससे हम लोग चेक करते हैं कि ये कितना मटेरियल जो है वो हार्ड है कि नहीं, चेक करते हैं उसके सरफेस को चेक करने के लिए। ये अलग अलग मेथड है। इसके अलावा सरफेस प्रॉपर्टी आप लिख लिए। इसके अलावा और एक चीज़ आप बोल सकते हो कि ये रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस टू क्या, स्क्रैच को रेजिस्ट करता है। स्क्रैच अगर हम लोग करेंगे तो कोई उस पर फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। एक सेकंड, स्क्रैच, SCRATC, स्क्रैच, या फिर आप बोल सकते हो पेनिट्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो क्या, एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स होता है घर्षण। जब उसको फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ेंगे ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा उसके सरफेस में। अभी पेनिट्रेशन मतलब प्रवेश, कोई भी चीज़ जो उसके अंदर जाएगा नहीं, पेनिट्रेट नहीं करेगा, छेद नहीं कर जाएगा, ठीक है। और स्क्रैच मीन्स आप जानते हो जब घिसते हो। एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे ग्लास इज द गुड एग्जाम्पल। अगर अच्छा खासा अगर उसका हार्डनेस उसके ऊपर, अगर देखो आप बोलेगे सर अगर नॉर्मल, अगर हम लो ग्रेड का अगर ग्लास लेंगे तो मे भी अगर आप नाखून से उसको चीसोगे ना तो उसमें स्क्रैच आ जाएगा। लेकिन अगर अच्छा उसमें हार्डनेस उसके लेयर में बनाया जाएगा तो देखोगे जो अच्छा, जैसे सिंपल अगर भी स्मार्टफोन, जो हम लोग फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आईफोन ही ले लो, आईफोन या फिर कोई भी जो 15 से 20 हज़ार तक का फ़ोन है, सैमसंग वगैरह का भी, आप उस पर अगर गोरिल्ला ग्लास जो रहता है उस पर अगर नॉर्मली स्क्रैच करते हो तो कोई स्क्रैच नहीं आता। क्यों? बिकॉज वो हार्डनेस उसके अंदर जो है, उसके सरफेस को हार्ड बनाया गया है ताकि उसको कोई नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत जो चोट पड़े तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, स्क्रैच, पेनिट्रेशन वगैरह नहीं हो, एब्रेशन ना हो। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मली हथौड़े से मार के टूट जाएगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी तरह से उसके अंदर तक पूरा हार्ड नहीं है मटेरियल, समझे। वही अगर लोहा का रहता पतला ही, लेकिन अगर हथौड़े मारेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज उसमें स्ट्रेंथ है, समझ आए। ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो हम लोग जिसने बताया कि स्ट्रेंथ क्या हो जाता है मेरा, आपका हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं हम लोग का अच्छा, एक चीज़ अगर मैं नॉर्मली बात करूँ ह्यूमन बीइंग का, जैसे मैंने कहा सरफेस प्रॉपर्टी हो जाता है, मैं कुछ याद आया।
अगर मैं इंसान का बोलूँ कि हम लोग में क्या ऐसा चीज़ है जो सरफेस प्रॉपर्टी है, तो आप बोल सकते हो कि सरफेस प्रॉपर्टी का बहुत एग्जांपल है स्किन। जैसे हम लोग का स्किन का एक खास कलर होता है ना, पूरा बॉडी का हर जगह का स्किन का एक खास कलर होता है। स्किन कलर बोलो, स्किन कलर बोलो, स्किन कलर खास प्रॉपर्टी का था। लेकिन क्या अगर हम लोग उस चमड़ी को स्किन को के अंदर जाएंगे तो क्या वो उसी कलर का रहेगा अंदर में? नहीं, यानी वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्किन आप बोल सकते हो स्किन एक सरफेस प्रॉपर्टी है। बात समझ में? स्पिन एक क्या है? सरफेस प्रॉपर्टी। अंदर जाएंगे तो अलग अलग तरह का मटेरियल मिला, अलग कलर मिलेगा, ब्लड मिलेगा अलग कलर का, अलग तरह का हर आपका कलर मिलने वाला है। तो आप बोल सकते हो कि कलर, स्किन कलर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सरफेस प्रॉपर्टी, वो आप समझ लो। तो स्ट्रेंथ हो गया मेरा सबसे पहले तो वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड अगर मैं स्ट्रेंथ में आगे और ऐड करूँ तो ये क्या होता है कि स्ट्रेंथ यानी कि जब हम लोग हथौड़ा वगैरह से मारते हैं तो पूरा वॉल्यूम में उतना स्ट्रेंथ रहता है कि वो ऑब्जॉर्व कर सकता है उसकी कैपेसिटी को, लोड को ऑब्जॉर्व करता था, लोड को जल्दी उसको फ्रैक्चर करने नहीं देता। तो आप ये भी बोल सकते हो कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी अगर बोले कि व्हाट डू मीन बाय लोड बेयरिंग कैपेसिटी, मीन्स उसका स्ट्रेंथ का बात कर रहा है। या फिर आप बोल सकते हो लोड मीन्स क्या है, उसके स्ट्रेस जनरेट होता है तो स्ट्रेस को बेयर करेगा, तो स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है, ये बेयरिंग है, BEARING। ओके, मैं चाहता था कि आप लोग हर बच्चों के लिए दिक्कत ना हो, यहाँ पे फिर से बोल देता। ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी या फिर लोड बेयरिंग कैपेसिटी, वो कितना लोड को झेल सकता है। समझ आया? एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक फिक्स कर दिए और ये एक मेरा मटेरियल है, ये एक M1 मेरा मटेरियल है, दूसरा जगह और एक बार फिक्स कर दिए और मेरा ये M2 मटेरियल है, M2 मटेरियल है। अब यहाँ पे हम लोग लोड लगा रहे हैं, इसमें भी टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों में लोड लगा रहे हैं। अब ये जो है ये बाद में आपका टूटा, सेकंड वाला जो मटेरियल है वो बाद में टूटा, ये पहले टूट गया, ये आपका पहले टूटा। इसे मान लो हम लोग 100 न्यूटन का लगा रहे हैं। ठीक है, ये 100 न्यूटन का, चलो हम लोग पहले टूटा बाद में नहीं टूटा, मान लो पहले बोल देते इसमें 100 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, तब जाके ये टूट रहा है। मटेरियल बीच में जो है ये आपका टूट के अलग होकर गिर गया। इसमें हम लोग 500 का न्यूटन लगाए तब जाके टूटा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है? बोलेंगे मटेरियल 2 का स्ट्रेंथ मेरा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वे ज़्यादा लोड को बेयर किया, ज़्यादा लोड को झेल सका, अपने अंदर स्ट्रेस उसको जैसे मान लो क्या होता है, मैंने बताया था किस तरह जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो टेंसाइल होता है और इसके चलते यहाँ पे टेंसाइल नेचर का जनरेट होता है इस तरह से, यानी किस डायरेक्शन पे जाएगा, इस डायरेक्शन पे आपका लोड जाएगा, इस डायरेक्शन पे लोड आएगा। और इसके चलते जस्ट अपोजिट में इधर आपका स्ट्रेन जनरेट होगा, स्ट्रेन आया, और इधर आपका स्ट्रेस जनरेट होगा। तो स्ट्रेस जनरेट होगा तो सोचो इसके अंदर इतना स्ट्रेस है, स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी है कि जब तक 500 न्यूटन तक नहीं आया तब तक ये टूटा नहीं, यानी कि इसका ज़्यादा है लोड बेयरिंग कैपेसिटी या फिर स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन ये 100 तक आते आते ये ब्रेक कर गया। तो ये भी इज अ गुड एग्जांपल फॉर दी स्ट्रेंथ। समझ आया कि नहीं? ये चीज़ आपका हो गया। ठीक है, जैसे बॉडी बिल्डर ही आप ले लो, बॉडी बिल्डर जो है किसी भी चीज़ को वायर को तोड़ देता है, किसी को कम लोड में ज़्यादा लोड में क्यों तोड़ पाया? क्योंकि उसको ज़्यादा उसमें लगाना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मतलब वॉल्यूम के अंदर उसका इतना मटेरियल था कि स्ट्रेस बेयर कर पाए उस बॉडी बिल्डर का। और कोई थोड़ा चीज़ को भी तोड़ देगा, यानी कि समझ लो कि इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, कम है। अब अगर स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो स्ट्रेंथ बहुत टाइप का हो जाता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। नॉर्मली जो था 4 टाइप का हो जाता है, मैं आपको 4 टाइप बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखोगे क्या? टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या हो जाता है? टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। तो टाइप ऑफ स्ट्रेंथ में और एक चीज़ जान लो कि स्ट्रेंथ को हम लोग अगर मेथड का बात करते हैं, इसका भी मेथड मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं, मेथड क्या? टेस्टिंग मेथड। तो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे यूटीएम मशीन का। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? यूटीएम मशीन, जिसको बोलते हैं हम लोग आपको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, वैसे यहीं पे फिगर में रखा हुआ हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, दिस इज़ द एग्जांपल फॉर द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये जो आप देख रहे हो ये आपका क्या है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, ये आपका यूटीएम मशीन है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बीच में जो है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको इस कलर से, यहाँ बीच में हम लोग मटेरियल को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग मटेरियल को रख दिए और मटेरियल को रखने के बाद इधर से टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, इधर से टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और देखते हैं कि कब ये बॉडी जो है आपका ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। और ये जो है ये आपका एक मशीन है, इस मशीन में हम लोग चेक करते हैं कि कितना फोर्स हम लोग अप्लाई किए। यहाँ से हम लोग स्ट्रेस या फिर फोर्स को चेक करते हैं या फिर लोड को चेक करते हैं। बात एक ही है, लोड चेक करते हैं। तो हम लोग टेंसाइल लगाते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि इसके अंदर हम लोग सबसे पहले मटेरियल को रख दिए और मटेरियल को रखने के बाद
हम लोग इधर से कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, इधर से है ये तो फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं और कंप्रेसिव के बाद देखते हैं कब ये ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूटीएम मशीन है ये बेसिकली यूज होता है फॉर टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स जो कि किस में आ जाता है, आपका स्ट्रेंथ के टाइप में आ जाता है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको, राइट। ये चीज़ ध्यान रखिए। क्या हम लोग स्ट्रेंथ का कोई फोटो आपको दिखाना है वीडियो, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर है तो। स्ट्रेंथ का बात कर रहे थे ना, ठीक है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, तो इट्स ए गुड एग्जांपल। देखो एक आपको मैं बताता हूँ प्लास्टिसिटी का एग्जांपल। ये अब जो आप वीडियो देख रहे हो, एनिमेशन दिख रहा है, ये प्लास्टिसिटी है। देखो कि जैसे यहाँ पे लोड पड़ा, ठीक है, लोड पड़ने के बाद देखो ये मुड़ गया। अगर इलास्टिक मटेरियल रहता तो फिर से सीधा हो जाता है, लेकिन चूंकि प्लास्टिसिटी है, ये प्लास्टिक बिहेवियर का है, तो ये मुड़ गया तो मुड़ ही गया, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैसा मिल रहा है हमको, परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी मुड़ गया तो मुड़ ही गया। समझ आया कि नहीं। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन का, जो मैं आपको इसमें बताया। ये आपका एग्जाम्पल था, अभी जो फिगर दिखाई प्लास्टिक का परमानेंट डिफॉर्मेशन मिला। पहले इस तरह था, यहाँ पे लगा लोड, ये थोड़ा मुड़ के ऐसा हो गया तो ऐसे ही रह गया, क्योंकि परमानेंट है। इलास्टिक रहता तो आके फिर से रिटर्न आ जाता, ठीक है। और अभी हम लोग देख रहे थे स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रेंथ का देख लेते हैं, कितना टाइप का हो जाता है। देखो कौन कौन सा हो जाता है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल। क्या बोल जाता है हम लोग, टेंसाइल। दूसरा हो जाता है आपका ऑब्वियसली कंप्रेसिव। तीसरा जो हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शियर। और जब आपका चौथा हो जाता है उसको बोलते हैं यील्ड, YEALDING। जो आपका टेंसाइल फोर्स हो जाता है, हम लोग इसको एक्सियल भी बोलते हैं, या फिर नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल या फिर आपका लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इस दोनों को बोलते हैं, चाहे कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो। एक्सियल लोड, कंप्रेसिव लोड, या एक्सियल, नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल, मैं बता चुका हूँ पहले। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग जो लोड लगाते हैं वो सरफेस के जो आपका एरिया रहता है उसका हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा टेंसाइल फोर्स हो गया, ठीक है, ये मेरा टेंसाइल फोर्स लग गया, या फिर ये मेरा कंप्रेसिव फोर्स लग गया। इन दोनों केस में ये टेंसाइल लग रहा है, ये कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है। तो दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा जो आपका एरिया है उसके हम लोग क्या लगा रहे हैं, 90 डिग्री में लगा रहे हैं, 90 में, यानी परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब जो कंप्रेसिव आपका शेयर हो जाता है, हम लोग पैरेलल फोर्स लगाते हैं, पैरेलल। ये मेरा अगर बॉडी है तो इसके जस्ट पैरेलल में यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ऐसे फोर्स नहीं लगाते हैं, मतलब इस तरह से फोर्स नहीं। देखो ये चारों तरफ से जो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो है आपका कैसा कहलाएगा, एक्सियल कहलाएगा, या फिर टेंसाइल या कंप्रेसिव कोई भी नेचर का हो। शेयर में क्या लगाते हैं हम लोग, पैरेलल लगाते हैं। ये सरफेस है और सरफेस के पैरेलल में जब फोर्स लगाते हैं, मतलब इसके सट के पार हो रहा है उसके चलते। जैसे मैंने कहा था प्लेट ढेर सारा रख दो, यहाँ पे प्लेट ढेर सारा रख दो, ढेर सारा एकदम पतला प्लेट, और यहाँ पे जैसे आप धक्का मारोगे, मुक्का मारोगे तो कुछ प्लेट ऐसे ऐसे फैल जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे में तो जैसा का तैसा बना रहेगा, लेकिन फैलते जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे लगाए आप पैरेलल फोर्स लगाएं, ठीक है। यहाँ पे लगाते बीच में तो सब एक साथ जाता, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एक्सियल फोर्स, ठीक है। और येल्डिंग क्या हो जाता है, येल्डिंग एक तरह से आप बोल सकते हो कि येल्डिंग स्ट्रेंथ ऐसा स्ट्रेंथ होता है जो कि उसके सहन शक्ति जितना उसका मैक्सिमम लिमिट है तब तक वो झेलता है, ठीक है। तो हम लोग अब 1 बाय 1 करके इसको आपका देखेंगे। रुकिए, यहाँ पे मिड गया शेयर। तो हम लोग मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसका टेंसाइल फोर्स जो है वो आपका है 90 मेगापास्कल, ठीक है। और एक बॉडी है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो मान लेते हैं हम लोग 85 मेगापास्कल है, ठीक है। और उसका शेयर जो है, शेयर मान लेते हैं हम लोग 45 है, या फिर 45 मेगापास्कल मान लेते हैं। इतना किसी बॉडी का है। इसका क्या मतलब है सर, क्या बोले 90 बोले, मतलब देखो कहने का मतलब बाबू कि अगर मेरा मटेरियल इसमें अगर हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं और अगर हम 90 तक लगाएंगे ना, तब तक ये बॉडी जो है वो टूटेगा नहीं, तब तक ये इलोंगेट भले हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन 90 से जैसे ज़्यादा लगा देंगे तो बॉडी फ्रैक्चर कर जाएगा, बीच में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लिमिट दिखाएगा कि इसका आपका जो टेंसाइल फोर्स का लिमिट है वो 90 मैक्सिमम तक ये झेल सकता है। तो मैं अगर फर्स्ट वाला बताऊँ यहाँ पे फॉर टेंसाइल के लिए, मान लो ये मेरा बॉडी है कोई, ठीक है, कोई स्पेसिमेन बार है स्टील का, आप जिसका भी ले लो, डक्टाइल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी जैसे स्टील ले लेते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगा रहे हैं दोनों साइड से। हम लोग लोड लगा रहे हैं, मान लो 100 मेगापास्कल का लोड लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, 100 मेगापास्कल का लोड लगा रहे हैं। और ये जो हम लोग एरिया ले रहे हैं ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, ठीक है। ये आपका एरिया लगा दिए। तो मुझे क्या पता है भाई, स्ट्रेस क्या हो जाता है, फोर्स अपन एरिया हो जाता है ना, ओके। फोर्स यानी लोड कितना का मेरा लगा 100 का, एरिया कितना 5 × 5, ठीक है। लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट लेंगे, B × H ले लेंगे, सॉरी हाँ लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे कर सकते हो 5 × 5, डायरेक्ट यहाँ 25 लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 4 मेगापास्कल। तो ये आप क्या बोलोगे, ये सेफ़ है कि नहीं, तो ये मेरा सेफ़ है।
क्यों सेफ है? बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम मेरा 90 है लेकिन यहाँ पे 4 आया है। इट मीन्स 4 मेगापास्कल तक को लोड मात्र हम लोग लगा रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा सेफ है। इस बॉडी में अगर हम लोग 4 तक लगाएंगे टेंसाइल फोर्स तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो हम लोग 90 रखे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस निकाला, बोलेंगे ये मत कि सर ये 90 जो है ये मेरा जो टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स नहीं, ये मेरा स्ट्रेस का बात कर रहा है कि स्ट्रेस इतना झेल सकता है। और स्ट्रेस कितना मेरा निकला कि हम लोग इस बॉडी में तो ओनली हम लोग 4 मेगापास्कल का ही स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा कोई इसमें। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं? ओके, इसी से मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है, जो मैं बाद में बताऊंगा। अब हम लोग सेकंड बात करते हैं, तो दैट इज योर, ये पहला टेंसाइल के लिए होगा, हम लोग कंप्रेसिव का बात करते हैं। फिर से एक स्पेसिमेन हम लोग इस तरह का लेते हैं, कोई बार है और इसमें हम लोग फिर से लोड लगा रहे हैं, फिर से हम लोग लगा रहे हैं, अब कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। ऑब्वियसली ये कंप्रेसिव लगा रहे हैं, तो कंप्रेसिव हम लोग कितना का लगा रहे हैं? मान लो इस बार लगा रहे हैं हम लोग, लेट सपोज लो 1000 का, तो 1000 न्यूटन का, एंड यहाँ पे 1000 न्यूटन का लगा रहे हैं क्या? कंप्रेसिव लोड। स्ट्रेस मुझे क्या पता स्ट्रेस हो जाता है? लोड अपन एरिया, लोड बोल लो या फिर आपका फोर्स बोल लो, लोड अपन एरिया हो जाता है। लोड इस बार कितना लगाए? 1000 का लगाए हैं। एरिया कितना का? 5 × 5, फिर से 5 and 5 ले लेते हैं एरिया। ठीक है, तो 25 आ गया, यहाँ से काटेंगे तो अब आ गया 40 मेगापास्कल। हम लोग कितना लिए कंप्रेसिव फोर्स? आप देखेंगे 85, मतलब 85 तक कंप्रेसिव झेल सकता है ये चीज़। ठीक है, ये हम लोग स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे देखे थे, ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितना था? 85। ठीक है, हम लोग आया कितना? 40 आया। इट मीन्स ये भी मेरा कितना है? सेफ है मटेरियल। ये दोनों कैसा मेरा सेफ मटेरियल है, टूटेगा नहीं। शेयर का बात करते हैं, शेयर में हम लोग कितना लेते हैं? 45 लेते हैं। चलो मान लेते हैं शेयर, थर्ड नंबर में हम लोग बात करेंगे। फिर से एक मटेरियल है, तो शेयर है, और शेयर के कैसे मैंने कहा था कि ये अब आपको लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे शेयर स्ट्रेस। तो जब इस तरह का हम लोग लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे कितना लगाएंगे? इस बार हम लोग ले लेते हैं 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन का शेयर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ताकि ये बैलेंस इस तरह रुका रहे, तब जाके शेयर्स लगाए तो इसमें स्ट्रेस अब क्या होगा? जनरेट होगा। मैंने कहा था ना, कोई बॉडी फ्री है तो फ्री में स्ट्रेस नहीं जनरेट होता है, क्योंकि जैसे हम लोग स्ट्रेस जनरेट होता है तो अगेंस्ट में वो जो है जैसे इलोंगेशन होगा, जैसे मैंने क्या कहा था, आई होप सो कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि मैंने कहा था कि अगर फ्री मूव करेगा, तो जब फ्री मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों तरफ से मान लो ये फिक्स है, फिक्स मूव करेगा तो स्ट्रेन डेवलप होगा। जैसे स्ट्रेन डेवलप होगा तो बॉडी का अपना मटेरियल होगा, सॉरी मतलब मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी होगा जो उसको रेजिस्ट करेगा कि नहीं होने नहीं देंगे, तब यहाँ पे डेवलप होता है आपका स्ट्रेस। इसलिए मैंने कहा था पहले स्ट्रेन डेवलप होता है, ये आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं और सिग्मा को स्ट्रेस से। तो पहले स्ट्रेन डेवलप होता है और स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस डेवलप होता है। कब? जब ये फिक्स है तब। मान लो ये मेरा फ्री टू मूव है तो यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप होगा ही नहीं, फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट कर जाएगा, तो मूव करने लगेगा, यहाँ बॉडी आएगा, यहाँ आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ। ठीक है, ओके, जब मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ और यहाँ पे फोर्स लगा दिया हूँ 2000 न्यूटन का, ठीक है, और मान लो एरिया फिर से 5 × 5 है यहाँ पे, और mm में ही ये है, mm में है, सब mm में है। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे शेयर स्ट्रेस क्या आ जाता है आपका? शेयर स्ट्रेस का बात करेंगे तो शेयर स्ट्रेस होता है फोर्स अपन एरिया। कितना लग रहा है? 2000 लग रहा है, इंटू 25 ही लगेगा, तो 25 से काटेंगे तो कितना? 80 आएगा मेगापास्कल। ये मेरा लग रहा है कि यानी कि 80 मेगापास्कल यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप क्या देखे थे कि मैक्सिमम कितना रखे थे हम लोग? 45 रखे थे सर, लग कितना रहा सर? 80 लग रहा है। इट मीन्स ये जो है मेरा फेल कर जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा, मटेरियल मेरा फेल कर जाएगा, यानी कि सेफ मेरा नहीं, नॉट सेफ। ये दोनों मेरा कैसा था? दोनों मेरा सेफ था, मटेरियल मेरा सेफ था, ये मेरा सेफ नहीं है, मेरा नॉट सेफ है। क्या है मेरा? नॉट सेफ, यानी कि ये मेरा फेल कर जाएगा। समझ आया? ये चीज़ हम लोग अब बोलेंगे सर ये हम लोग क्यों बताइए? ये इसलिए बताए कि स्ट्रेंथ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ये जो है टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शेयर फोर्स, यील्डिंग स्ट्रेंथ वगैरह यूज करते हैं बॉडी में स्टडी करने के लिए, ताकि पता करते हैं कि उसमें जो है स्ट्रेंथ झेल पाता है कि नहीं, कितना तक झेल पाता है। जैसे नॉर्मली आप बोलो हम लोग कुर्सी वगैरह जो घर में लाते हैं, ये मान लो मेरे से कुर्सी अगर ना बने ढंग से तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है, वैसे ठीक ठाक बन गया, बहुत ही अच्छा कुर्सी बना, वाह वाह। तो ये मान लो चेयर है, एक मेरा चेयर है, ठीक है, ये मेरा क्या है? एक चेयर है। तो चेयर में एक मान लो इसको कैसे बनाया जाता है, जब बनाया जाता तो इसमें भी एक देखा जाता फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि कितना मैक्सिमम लोड इसका हम लोग देख के चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग 300 मेगापास्कल तक, यानी 300 मेगापास्कल तक स्ट्रेस ये झेल सकता है, इससे ज़्यादा लगेगा तो टूट जाएगा। और मान लो कोई इंसान बैठेगा तो स्ट्रेस इससे जो जनरेट होता है वो मान लो 100 का हो रहा है, तो यहाँ पे 100 का जनरेट हो रहा है, मैक्सिमम कितना लगा है? 300 का। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि कितना हम लोग लगाएं, मैक्सिमम लगा रहे हैं, कितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रेस हम लोग लगाएं, अलाउबल स्ट्रेस की 100 का और मैक्सिमम मेरा 300 का। तो यहाँ से हम लोग जब देखते हैं तो 300 ऊपर रखते हैं और नीचे में अलाउबल देते हैं, तो यहाँ से काटते हैं तो 3 आ जाता है। तो यहाँ से 3 मेरा निकला फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो मैं बाद में बताऊँगा। कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्या कहा, नॉर्मली आप समझ लो कि 300 अगर मेगापास्कल ये झेल सकता है, मैक्सिमम है, और हम लोग सिर्फ एक इंसान बैठ रहा है और उससे जनरेट होता है स्ट्रेस 100, तो कुर्सी टूटेगा नहीं,
क्योंकि यहाँ पे इसका 3 गुना तक हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 गुना तक, 3 गुना भी लोड अगर 3 इंसान भी बैठ जाएगा फिर भी कुर्सी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उतना बनाया गया है। हाँ, 3 से ज़्यादा अगर इंसान बैठेगा तो शायद ये टूट सकता है कुर्सी, क्योंकि उतना का उसमें स्ट्रेस झेल नहीं सकता है। तो यहाँ जो 3 गुना लिए, यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब हम लोग 3 गुना लेके चलते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं और यहीं से मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है, टेंसाइल कंप्रेसिव नेचर से। तो आई होप सो समझ गए होंगे ये वाला चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फेल्यूर आ गया ना, तो मुझे एक टर्म याद आ गया कि आपको पता है डिफरेंस बिटवीन फेल्यूर एंड द फ्रैक्चर। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फेल्यूर, ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। क्या हो जाता है दोनों में? देखो सिंपल सा लॉजिक, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा चीज़ होता है, आप लोग जान लो, मुझे याद आ गया। मान लो ये कोई आपका एक मटेरियल है, इसमें हम लोग को ड्रिल करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बीट, और ये मेरा कुछ ड्रिल बीट ऐसे होगा, ठीक है, ये मेरा कुछ ऐसा ड्रिल बीट है। अब ये ड्रिल बीट क्या करेगा, ड्रिल बीट ट्राई करेगा, ये आपका क्या है, आपका ड्रिल बीट है, और ड्रिल बीट ट्राई करेगा, इसके अंदर छेद करने का मेरा काम ही है, उसका काम है, ओके। और मैंने पहले ही बता चुका था, जब हम लोग पॉइजन रेशियो पढ़े थे, पॉइजन रेशियो में क्या हो जाता है कि जब मेरा इस तरह का फिक्स है और लोड मेरा नीचे लग रहा है, तो पॉइजन रेशियो में क्या बताया था कि पॉइजन रेशियो क्या हो जाता है आपका, माइनस लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैंने बताया था लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल नीचे वाला जो जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर वाला, एक्सियल वाला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। और लेटरल क्या हो जाता है, जो साइड में आपका उसका डिक्रीमेंट होता है। मैंने क्या बताया था कि जब इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाते हैं तो ये कुछ लंबा होकर कुछ ऐसा हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि लॉन्गिट्यूडनल में जो है मेरा मटेरियल बढ़ जाता है पॉजिटिव, लेकिन लेटरल में यहाँ पे घट जाएगा। देखो यहाँ पे ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ, इतना मटेरियल घट जाता है, क्योंकि वही मटेरियल यहाँ पे लंबा होकर इतना लंबा आ गया है, ठीक है। तो लेटरल आ जाता है, लेटरल मेरा नेगेटिव आ जाता है। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं देखो ध्यान से, जब ड्रिल बिट यहाँ पे छेद करने का ट्राई करेगा, और मान लो ये बहुत ही कास्ट आयरन ले लिए, और कास्ट आयरन क्या हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है, ब्रिटल नेचर का हो जाता है। तो यहाँ पे जब ड्रिल बिट यहाँ पे ट्राई करेगा छेद करने का, तो कर ही नहीं पाएगा। और क्या होगा यहाँ पे, चूंकि जब करता है और जहाँ पे घूमता है, घूम के छेद करेगा, तो थर्मल स्ट्रेस के चलते, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज करने के चलते थर्मल स्ट्रेस इतना इंक्रीज करेगा कि मटेरियल जो है वो मेल्ट करने लगेगा, और मेल्ट करने से फैल जाएगा। और फैलने के बाद ड्रिल बिट कुछ इस तरह का बीट होता है, लेकिन फैल के कुछ इस तरह आपका हो जाएगा, ठीक है। ड्रिल बिट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल वो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज जब करेगा तो मटेरियल एक्सपेंड करने लगेगा। इट मीन्स यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, मतलब वहाँ पे तो जाने ही नहीं दे रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइक्शन में हो रहा है, वहाँ तो रेस्ट्रिक्ट दे रहे हैं, कास्ट आयरन रख दिए हैं तो वहाँ कुछ जा ही नहीं पा रहा है, नीचे मेरा हो ही नहीं पा रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो पा रहा तो लेटरल हो रहा है, लेटरल, और लेटरल मीन्स ये फैल रहा है, अब धीरे धीरे फैल रहा है, इस तरह करके चौड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा ड्रिल बिट काम नहीं किया, इट मीन्स क्या हो गया, फेल कर गया। मेरा कहने का मतलब सिंपल था कि मेरा फेल्योर उसी को बोलते हैं जब जो काम उसको दिया जाए वो काम वो अगर नहीं कर पाए तो उसको बोलते हैं फेल्योर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो कोई अपना फंक्शन जो हो जाता है, फंक्शन को नहीं कर पाता है, ठीक है, कर पाता है, तो उसको हम लोग बोलते थे फेल्योर, ठीक है। उसको हम लोग बोलते थे अपना फंक्शन या फिर कोई जो स्पेशल काम दिया गया वो ना कर पाए तो उसको बोलते थे फेल्योर। फ्रैक्चर का बात करेंगे, फ्रैक्चर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर नॉर्मली मान लो ये मेरा मटेरियल है, इसके बीच में फ्रैक्चर कर जाएगा, मतलब दोनों तरफ से मान लो टेंसाइल फोर्स लगाएंगे और टेंसाइल के बाद दोनों ब्रेक कर जाएगा, दोनों क्या कर जाएगा, मेरा ब्रेक करके दोनों अलग हो जाएगा। तो जब ये जो अलग हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। तो आई होप सो कि ये सिंपल आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेल्योर एंड फ्रैक्चर। फेल्योर मीन्स क्या हो जाता है, जो काम उसको दिया गया वो काम ना कर पाए। फ्रैक्चर मीन्स क्या हो जाता है, वो दोनों आपस में ब्रेक कर जाए। मैं इसका एक फिगर बहुत ही अच्छा आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, फ्रैक्चर में और आपका फेल्योर में। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको जो है दिया गया है, ये यहाँ पे देखो, ये मान लो ड्रिल बीट है और यहाँ पे ड्रिल करना चाह रहा है, तो यहाँ देखो नॉर्मली जो धीरे धीरे कर रहा है, देखो टेम्परेचर भी यहाँ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इसका जो है मान लो कोई एक जो मटेरियल जिसमें छेद कर रहा है वो आपका सिंपल कोई चीज़ है जिसका उतना हार्डनेस नहीं है, तो कर दिया, तो अब इसको बोलेंगे फेल नहीं किया, मतलब ये काम कर गया। लेकिन ये अगर नहीं कर पाता तो बोल सकते हैं कि मेरा ड्रिल बिट फेल कर गया, तो यहाँ पे फेल्योर कहलाता है। फ्रैक्चर क्या हो जाता है कि जैसे आप चेन है, ये है, क्योंकि ये प्लास्टिक नेचर का हो जाता है, जो आपका मान लो कोई ऐसा मटेरियल जो यूज़ करे प्लास्टिक नेचर का, टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ से लगा रहे हैं, जो ये चेन है लगाए तो दोनों आपस में क्या हुआ, टूट गया। तो टूट गया मीन्स ये फ्रैक्चर कर गया, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर, ना कि इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्चर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेल्योर, अगर ये नहीं कर पाएगा तो, ठीक है, लेकिन ये बोलेंगे फ्रैक्चर। अगर ये मेरा इलास्टिक नेचर का रहता नहीं करता फेल्योर, लेकिन ये प्लास्टिक नेचर का तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। इलास्टिक समझ में आ जाता है, जैसे हम मान लो रबड़ देते तो खींचते तो टूटता ही नहीं, लेकिन ये प्लास्टिक नेचर का, तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, ब्रेक कर गया, फ्रैक्चर कर गया, तो इसी को हम लोग बोलते क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड योर फ्रैक्चर। तो ये डिफरेंस हो जाता है आपका क्या, आपके फेल्योर में और फ्रैक्चर में। एक थोड़ा सा टॉपिक था, आई होप सो समझ गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख लिए, यहाँ पे
शेयर देख रहे थे, अब यील्डिंग का बात करते हैं यहीं पे, ठीक है। हम लोग तीनों देख लेते हैं यील्डिंग क्या हो जाता है। देखो यील्डिंग का अगर हिंदी में देखोगे इसका मतलब होता है आज्ञाकारी। मान लो यील्डिंग भी ले लेते हैं कि हम लोग 200 मेगापास्कल ले लिए, किसी भी मटेरियल का यील्डिंग कितना पॉइंट है 200 मेगापास्कल है। मतलब आज्ञाकारी, मैंने क्या कहा आज्ञाकारी इसका हो जाता है हिंदी। इसका मतलब समझो, मान लो ये मेरा मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल में हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं और इसमें जो है जो यील्डिंग आपका स्ट्रेंथ दिया गया वो आपका 200 मेगापास्कल है। मतलब ये बोल रहा है ना, इस मटेरियल बोल रहा है कि देखो भाई मेरे अंदर 200 मेगापास्कल तक का इतना क्षमता है कि हम आज्ञाकारी तक, मतलब लोड लगाते जब हम थोड़ा बहुत मेरे में डिफरेंस मतलब डिफ्लेक्शन आएगा, हम अपना चेंज लेंथ करेंगे, लेंथ अपना बढ़ा देंगे या घटा देंगे, जैसा लगाओगे। कंप्रेसिव लगाओगे तो हम घटा देंगे और अगर टेंसाइल लगाओगे बढ़ाएंगे। बट अगर 200 से ज़्यादा पढ़ा तो फिर मेरा टेंशन नहीं, हम टूट जाएंगे। उसका उतना तक मेरा आपका क्या है कैपेसिटी है कि हम झेल सकते हैं, समझा है। तो यील्डिंग क्या हो जाता है कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होने से पहले वो कितना लोड को बेयर कर पाता है, दैट इज कॉल्ड यील्डिंग, ठीक है। यील्डिंग से हम लोग पता करते हैं किसी भी मटेरियल का कितना मैक्सिमम तक हम लोग लोड लगा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो हो गया ये आपका यील्डिंग, ओके। अब हम लोग ये एक तरह से बोल सकते हो कि समथिंग लाइक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। यील्डिंग क्या हो जाता है समथिंग लाइक परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन समथिंग लाइक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। चलो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे और 2 पॉइंट का विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? एक तो हो जाता है आपका डक्टिलिटी और हो जाता है एक ब्रिटलनेस। बहुत हर दोनों भाई बहन, जिस तरह का मैंने कहा था अभी जस्ट कि आपका हार्डनेस और स्ट्रेंथ, एक था सरफेस प्रॉपर्टी, एक था वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो वही यहाँ पे हम लोग देखेंगे डक्टिलिटी, 1 मिनट, एक हम लोग क्या देखेंगे डक्टिलिटी। पहले हम लोग डक्टिलिटी देखते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखो डक्टिलिटी क्या हो जाता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसको देखने को मिलता है। नॉर्मली मैं आपको पहले एक फिगर दिखाता हूँ, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसको हम लोग बोलते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। देखो ये वायर है, वायर को जब पास करते हैं श्रिंकेज थोड़ा एरिया से पास करते हैं, उससे भी कम आपका डायमीटर का, तो देखो ये पतला हो गया ना, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना को ही हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। आप बोल सकते हो कि आपका नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं डक्टाइल, जो बचपन में क्या पढ़ता है 8, 9, 10 में, कि जिसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन होने से पहले लार्ज अमाउंट में डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब नहीं होता कि मरने दम तक जाते जाते ही अपना ताकत दिखाते रहता है, ठीक है। जैसे में आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है गोल्ड जो होता है उसका अगर 1 ग्राम को भी हम लोग गोल्ड लेंगे ना, 1 ग्राम गोल्ड को, तो उसको हम लोग 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। अगर इतना इस तरह का मटेरियल मान लो ये गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड इस तरह का, इसको हम लोग खींचेंगे तो 2 किलोमीटर तक इसको लंबा खींच सकते हैं। वाई? बिकॉज जो मेरा गोल्ड होता है सबसे ज़्यादा मेरा डक्टाइल हो जाता है। तो डक्टाइल नेचर समझ में कि मेरा ज़्यादा डिफॉर्मेशन देगा, लार्ज अमाउंट डिफॉर्मेशन देगा। क्या मतलब? लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा देगा फेलियर होने से पहले तक। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हो। लेकिन क्या फोर्स लगा के? क्या कंप्रेसिव या टेंसाइल? तो सबसे इंपॉर्टेंट टेंसाइल फोर्स लगा के, क्योंकि इस तरह का बॉडी रहेगा, जब इसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, जब इन क्या करेंगे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, तो ये थोड़ा बढ़ के इतना हो जाएगा पतला, फिर थोड़ा सा बढ़ के और इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, और पतला हो जाएगा, और पतला हो गया, फिर एक टाइम के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक जैसा करने का इस टाइप से आएगा और ऐसे कुछ हो जाएगा, और लास्टिक क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है इतना पतला हो जाएगा कि ब्रेक कर जाएगा। यानी कि 2 चीज़ हमको तो पहले पता चल गया इससे। सर क्या क्या पता चला? पहला चीज़ हमको पता चला कि लार्ज जो है लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। डिफॉर्मेशन मतलब बिफोर फेल्योर, आप बोल सकते हो यहाँ पे बिफोर फेल्योर, आप लिख लो फेल्योर होने से पहले ये बहुत देर तक ही डिफॉर्मेशन होगा। बात तो कही है ना कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन बिफोर फेल्योर, यही बोल रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखो ये ना कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाता है तो ये आप एक पॉइंट बताता है यानी इंडिकेट करता है कि हम अब फेल होने वाले हैं। तो ये इंडिकेट करता है या फिर इंडिकेशन देता है फेलियर होने का, में इंडिकेशन देता है बिफोर फेलियर। मतलब फेलियर होगा ना, उससे पहले इंडिकेट करता है कि देखो भाई हम फेलियर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जब इस पॉइंट तक हम लोग गए, इस पॉइंट के बाद देखो एकदम पतला यहाँ पे हो जाएगा, मतलब अब बता रहा है कि इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा भी हम मेरा फोर्स लगाए तो हम टूट जाएंगे। तो वायर अगर बनाना तो इतना मोटा हम लोग बनाएंगे, समझ आया कि नहीं? ठीक है, डिपेंड करता है एल्यूमिनियम है क्या, अगर गोल्ड है तो और ज़्यादा लंबा पतला जाता है, तो वो तो डिपेंड करता है आपका किस तरह का डक्टाइल मेटेरियल कितना ज़्यादा उसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया हमारा डक्टिलिटी। क्या क्या इंपॉर्टेंट? लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हम लोग को देखने मिलता है, सॉरी मिट गया,
तो लार्ज अमाउंट में मुझे डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है फेलियर होने से पहले, और इंडिकेशन देता है कि भाई हम फेलियर होने वाले हैं। तो ये जो कहलाता है प्रॉपर्टी, दैट इज योर डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं भाई ब्रिटलनेस। ब्रिटल क्या हो जाता है मेरा, ब्रिटल क्या हो जाता है, मैं यहीं पे फिगर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये फिगर दिखा रहा हूँ कि मान लो ये मेरा कोई मटेरियल रहता है, ये मेरा मटेरियल रहता है, इसमें हम लोग फिर से इस तरह टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। तो जब टेंसाइल फोर्स लगाते तो ये ना कोई इंडिकेट नहीं करता, फट से ही क्या करता, ब्रेक कर जाएगा। मतलब बिना इंडिकेशन का ये फेल कर जाता है। मतलब ये देयर इज नो इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन नहीं देता बिफोर द फेलियर। इसका एग्जांपल आप क्या ले लो, जैसे इसका गोल्ड ले लिए, इसका आप ले लो ईंटा, सबसे अच्छा ईंटा ले लो, ब्रिक ले लो या पत्थर ले लो। पत्थर को आप रखो, मान लो यूटीएम मशीन में लग रहा है, इधर से कोई इसको इस तरह कुछ करके पकड़ा हुआ पत्थर को, और इधर से कुछ करके पकड़ा हुआ, ठीक है, और इधर तरफ से पूरा हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, कोई मशीन से, हैवी मशीन से लगा रहे हैं। क्या इसमें कोई इस तरह देखने को मिलेगा कि पत्थर कुछ देर बाद इस तरह हो जाएगा, है ना, या फिर लंबा हो गया? कभी नहीं, क्योंकि वो कैसा रहता है, ब्रिटल इन नेचर है। कैसा नेचर है वो, उसका ब्रिटल नेचर है। 1 मिनट, वो कैसा नेचर है, ब्रिटल है, ब्रिटलनेस है वो। तो क्या करेगा, डायरेक्ट वो फ्रैक्चर कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डायरेक्ट फ्रैक्चर कर जाएगा। तो ये डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस में अंतर हो जाता है। अब आ जाता है ब्रिटल और डक्टिलिटी में, तो देख लिए, ठीक है। देखो बहुत सारा जिसमें रिलेशन हो जाता है वो मैं सारा बताऊंगा। अब देखो डक्टिलिटी के साथ मेलिएबिलिटी भी एक रिलेशन आ जाता है। अब उसका रिलेशन बताते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये सब जो लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ क्या फोर्स लगा रहे हैं भाई, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं ना, टेंसाइल फोर्स लगाएं। और अभी जैसे मैंने कहा था डक्टिलिटी और आपका ब्रिटलनेस में, दोनों में आपका टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। बट अब हम लोग बात कर रहे हैं डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेलिएबिलिटी, और जब मैं मेलिएबिलिटी बताऊंगा तब आपको बताऊंगा डक्टिलिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। मेलिया, BILITY, ठीक है, आप लोग ये सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेलिएबिलिटी, देखो मेलिएबिलिटी क्या हो जाता है, फिगर देखिए। सबसे पहले फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेलिएबिलिटी क्या करते हैं, 2 सिलेंड्रिकल बार रहता है कोई हार्ड मटेरियल का, उसके बीच से हम मटेरियल को पास करते हैं। जब मटेरियल पास करते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स के चलते, देखो दोनों तरफ को दबा रहा है, तो उसके चलते क्या हो रहा है, ये पतला सीट के फॉर्म में निकलते जाता है, मतलब चादर के फॉर्म में निकलते जाता है, ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं, कंप्रेशन के चलते, कंप्रेशन फोर्स के चलते। लेकिन जैसे हम लोग बात करेंगे ब्रिटल का, तो ब्रिटल में आप क्या देखोगे, यहाँ पे लग रहा है आपका टेंसाइल फोर्स। जब इससे पास होता है ना, तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कोई इस तरह का ब्रिटल आपका डक्टाइल, सॉरी, आपका मेलिएबिलिटी में क्या देखें कि सर इस तरह का कोई रोलर है, ठीक है। 1 मिनट, ये रोलर कैसा बन रहा है, ये मान लो एक रोलर है, ठीक है, और ये मेरा एक रोलर है। ये रोलर के बीच में हम लोग पास करा रहे हैं कोई मटेरियल को, ठीक है, इस तरह करके आ रहा है, इधर से पार हो रहा है। तो पार हो रहा है, मान लो इतना थिकनेस है, तो पार होने के बाद इतना थिकनेस हो गया, क्या हो गया, इतना इसका चौड़ा हो गया। तो यहाँ क्या बन रहा है, मेरा सीट बनते जा रहा है, सीट मेरा बन रहा है, क्या बन रहा है, सीट, चादर बन रहा है। लेकिन हम लोग कैसा लगा रहे हैं, दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स, और यहाँ पे कैसा लगा, टेंसाइल फोर्स। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि डक्टाइल में सर टेंसाइल फोर्स लगता है मेरा, ठीक है, और मेलिएबिलिटी में क्या लगता है मेरा, कंप्रेसिव फोर्स लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है, कंप्रेसिव। तो बस यही दोनों में अंतर हो जाता है, बाकी दोनों का डेफिनेशन अब लगभग सेम हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप इसमें भी बोल सकते हो, जिसमें इसमें क्या लिखे थे आप कि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, सेम आप लिखो यहाँ पे, लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि डिफॉर्मेशन आप देख लो, मान लो इतना थिकनेस का मटेरियल रहेगा, मान लो इतना चौड़ा है, ठीक है, इतना ये है, तो ये पतला होने के बाद ना कुछ इतना पतला हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, एकदम थिकनेस इसमें रहेगा ही नहीं, एकदम थोड़ा सा थिकनेस रहेगा। तो ये भी तो लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर सिर्फ यही है कि यहाँ पे आप एक ही चीज़ लिखोगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन लिख लो या फिर लोड लिख लो, जो भी आप लिखोगे, तो अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ऐड कर लो लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर अंडर द एक्शन ऑफ क्या, टेंसाइल फोर्स। यहाँ पे टेंसाइल फोर्स के चलते हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स के चलते लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है फेलियर होने से पहले, ठीक है।
इसमें आप समझ गए कि यहाँ पे सीट के फॉर्म में बनाया जाता है। मान लो ये है, इसमें जब टेंसाइल फोर्स लगाएं तो यहाँ पे क्या बन गया, एक सीट जैसा मिल गया, मुझे सीट जैसा मुझे देखने को मिल गया। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हम लोग क्या लिखोगे पॉइंट में कि भाई इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सीट के फॉर्म में। तो यहाँ लिख लो इट कन्वर्ट्स इनटू सीट्स। इसको हम लोग सीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, आप लोग को समझ आया। अब देखो यहाँ पे डक्टिलिटी से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है। डक्टिलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। और क्या क्या आ जाता है मैं बता रहा हूँ। पहली बात समझ गए कि फेल होने से पहले इसमें बहुत ज़्यादा इलोंगेशन देखने को मिलता है। यानी कि आप ये भी दूसरा टर्म में देखो, घुमा फिरा का बात एक ही है, लेकिन अलग टाइम पे क्वेश्चन यही पूछ सकता है। आपको बोल दे अगर क्वेश्चन रहेगा इस तरह का कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन, एक सेकंड, इलोंगेशन बिफोर फेल्योर। और आपको ABCD में दे दे भाई डक्टिलिटी, मेल्लेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, तो आंसर विल बी योर डक्टाइल। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन बिफोर फेलियर। तो बात है कि डिफॉर्मेशन बोल लो या फिर यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल लो, घुमा फिरा के बात एक ही है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो रिटर्न ना आए, तार एक बार बन जाने के बाद कैसा होगा कि कुछ देर बाद तार फिर से छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कभी नहीं रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। समझ आया? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अलावे अगर आपको बोलेगा कि 5% से फेलर होने से पहले अगर उसमें 5% से ज़्यादा मुझे स्ट्रेन देखने को मिला तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेन। यानी कि 5% से ज़्यादा अगर स्ट्रेन देखने को मिला मुझे मोर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, डक्टाइल मटेरियल। और अगर मेरा 5% से स्ट्रेन जो होगा वो कम देखने को मिला फेलियर होने से पहले तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रिटल मटेरियल। अगर परसेंटेज ना लिखे आप इस तरह बोल लो तो 5/100, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, इस चीज़ को समझाओ। तो पहले मैं यहाँ पे टोटल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में हाईलाइटर दे लेता हूँ ताकि ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोले बाबू, ध्यान से देखना। यहाँ बोले कि अगर स्ट्रेन देखने को मिले, स्ट्रेन क्या हो जाता है, स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर मेरा स्ट्रेन यानी कि चेंज हो जाता है वो 5% से ज़्यादा देखने को मिलता है डक्टिलिटी। आप देख ही रहो ना कितना बड़ा, कितना लंबा हो जाता है। इतना लंबा हो गया आपका, इतना छोटा से इतना लंबा हो गया। क्यों यहाँ पे हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेन देखने को मिला है। स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ हुआ, यानी 5% से ज़्यादा हुआ, तो इसको बोल देंगे डक्टाइल। सिंपल। डक्टाइल हम लोग ब्रिटल मटेरियल क्या देखे थे, आपको बताए थे। ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाता है कि इस तरह का कोई मटेरियल अगर है और टेंसाइल फोर्स लगा रहे तो ये डायरेक्ट क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है विदाउट इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन दिए बिना ये टूट जाता है। यानी कि वहाँ पे ब्रिटल मटेरियल में हम लोग को स्ट्रेन देखने को नहीं मिल रहा है। स्ट्रेन मतलब लेंथ में इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, ना तो डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर इसको कंप्रेसिव फोर्स भी लगाओगे ना, जैसे ईंटा को, तो डायरेक्ट वो टूट जाएगा पत्थर को। टेंसाइल लगा और कंप्रेसर टूट जाएगा, उसमें कोई इलोंगेशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि 5% से कम ही उसमें स्ट्रेन देखने को मिलेगा। समझ आया? यानी विकृति देखने को मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। आपको डक्टाइल मटेरियल से और एक तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और ये सभी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो थर्ड क्या पूछेगा कि आपको मान लो कोई फिगर दे दिया, फिर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, एक तरीका से। ये हो गया, ठीक है, ये है। यहाँ से मान लो हम लोग पी लोड लगा रहे हैं, यहाँ तरह से पी लोड लगा रही है, कैसा है, टेंसाइल इन नेचर है। अगर मैं टेंसाइल नेचर में लगाऊं तो आप बताओ कि टेंसाइल नोच लगा रहे हैं और ये क्या है, मेरा डक्टिलिटी है। तो डक्टिलिटी के चलते क्या हो गया, वायर के जैसे फॉर्म चेंज होगा, यानी कि पतला होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं, पतला होकर इतना मेरा पतला हो गया, ओके। यहीं से मेरा बताओ क्या यहाँ एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो आप, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया रेडियस हुआ कि नहीं, कमी आया कि नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया का देखो यहाँ पे पहले क्या था, डी था, तो एरिया का निकालेंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर, 1 मिनट, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर डी मेरा ज़्यादा रहेगा तो डी का वैल्यू ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो डी तो यहाँ d1 आ गया, छोटा हो गया डी। यहाँ का एरिया मेरा क्या हो गया, घट गया, एरिया घटा है। यहाँ मेरा एरिया ज़्यादा था, इट मीन मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा घट रहा है। तो आप इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है मेरा कि क्रॉस सेक्शनल रिड्यूज होगा, जब क्रॉस सेक्शनल रिड्यूज कब, आफ्टर अप्लाइंग कैसा, टेंसाइल, क्योंकि मेरा डक्टाइल है तो टेंसाइल फोर्स लगेगा। आफ्टर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स मीन्स आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। कैसा मटेरियल है मेरा, डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल।
समझ आया कि नहीं? सिंपली क्या बोला कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा रिड्यूस होगा टेंसाइल फोर्स लगाने के चलते, तो वो कैसा मटेरियल होगा? आपका डक्टाइल मटेरियल होगा। देखो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, इसके चलते एरिया पहले इतना था, अब डिक्रीज होकर इतना हो गया। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल मटेरियल। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिंपल आपको ऐसे बोल देगा कि अगर मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी सेम यही क्वेश्चन उठा कर दे देगा आपको कि डक्टाइल मटेरियल कॉल्ड, आपको दे देगा ऑप्शन ABCD में, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस आफ्टर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स, या फिर बोलेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस आफ्टर अप्लाइंग कंप्रेसिव फोर्स। अगर कंप्रेसिव फोर्स बोलता तो हो जाता मेरा क्या? मेलिएबिलिटी। टेंसाइल फोर्स बोल देगा तो क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी या डक्टाइल मटेरियल। समझ आया? या फिर बोल देगा क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, दैट मीन्स ऑप्शन A डक्टाइल मटेरियल, B ब्रिटल मटेरियल, या द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉल्ड, इस टाइप से आपको दे देगा। और मैं ये चीज़ तो आपको लिखा ही दिया हूँ कि वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप ये भी लिख लेना कि इट कन्वर्ट इनटू वायर। वही आफ्टर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स, वो तो सब में लगेगा, ठीक है? आफ्टर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स, सब में टेंसाइल तो कॉमन है, इसीलिए मैं देखो यहाँ पे भी लिख दिया हूँ फट से, क्या पे लिख दिया हूँ? टेंसाइल लिख दिया हूँ, क्योंकि टेंसाइल लगेगा ही। और मेलिएबिलिटी का बात आए तो कंप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है? चलो ये चीज़ हो गया आपका। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए टेंसाइल फोर्स देख लिए, फिर हम लोग मेलिएबिलिटी देख लिए। थोड़ा ब्रिटलनेस का बात करते हैं, जो कि ऑपोजिट आपका हो जाता है किसका? डक्टाइल का, ठीक है? देखो यहाँ क्या देखेंगे हम लोग? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या हो जाता है? मैंने क्या कहा था कि डक्टाइल मटेरियल क्या हो जाता है? डक्टाइल मटेरियल में पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, तब जाकर आपको समझ में आएगा। नो इंडिकेशन बिफोर फ्रैक्चर, बिफोर, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है? बिफोर 1 मिनट, बिफोर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आप बोलो, या फिर आप बोल सकते हो सडन, या फिर आप बोल सकते हो कि सडन फ्रैक्चर। सडन फ्रैक्चर देखने को हमको मिलता है किसमें? जैसे मैंने कहा था कि ब्रिटल मटेरियल में क्या हो जाता है भाई? लंबा होगा, टेंसाइल फोर्स लगा के लंबा होगा, फिर आपका इलोंगेशन होगा, फिर इलोंगेशन होगा, वायर जैसा। इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें अगर ये मेरा बॉडी है और ये मेरा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो बस डायरेक्ट सडन फ्रैक्चर कर जाएगा, सडन दोनों टूट जाएगा, सडन मेरा दोनों टूट जाएगा। इट मीन्स यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं मेरा छोड़ेगा फ्रैक्चर होने से पहले, डायरेक्ट वो फ्रैक्चर कर जाएगा। समझ आया? वो क्या कर जाएगा? डायरेक्ट मेरा फ्रैक्चर कर जाएगा। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि इसमें लेक ऑफ पाया जाता है डक्टिलिटी, कमी पाया जाता है। लेक मीन्स होता है कमी, डक्टिलिटी का, इसीलिए तो हो रहा है ना। यानी कि डक्टिलिटी में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी में लंबा हो जाता है, इलोंगेशन बढ़ता है। इसमें लेक ऑफ डक्टिलिटी, मतलब इसमें कमी पाया जाता है, डक्टिलिटी नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ये भी आप बोल सकते हो। और दूसरा मैंने जिस तरह कहा था कि इसमें जो है आपका 5% स्ट्रेन, ये फेलियर होने से पहले जो स्ट्रेन हो जाता है 5% से अगर कम हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रिटलनेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन क्यों? स्ट्रेन कम होगा, एकदम कम होगा, क्योंकि देखने को ही नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा, आपको लग रहा है थोड़ा सा ही बढ़ेगा टूट जाएगा, तो स्ट्रेन बहुत ही कम देखने को हमको मिलता है, 5% से भी कम, या फिर बोल सकते हैं 5/100, यानी कि 100 में से 5 भी स्ट्रेन नहीं होगा। समझ आए? और जब भी मैं डक्टिलिटी बात करूँ तो 5/100 से ज़्यादा मुझे स्ट्रेन देखने को मिलता है। यानी कि अगर 10 मीटर का मान लो, इसका मतलब क्या कि एक वायर अगर 100 मीटर का अगर लंबा है ना, तो उसमें कम से कम 5 mm इससे बढ़ेगा, मतलब 105 तो लंबा देखने को मिलेगा, 105 मीटर का लंबाई तो जरूर देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा ही होगा, मैंने कहा 5% से ज़्यादा, तो 105 से ज़्यादा लंबा जरूर होगा, तभी जाकर उसको डक्टाइल बोलेंगे। लेकिन ब्रिटल का बात करेंगे तो अगर 100 मीटर का कोई मान लो वायर है तो इसमें 105 होगा ही नहीं, ये 104 जाते जाते 103 जाते जाते ही ये क्या कर जाएगा? दोनों में ब्रेक कर जाएगा। समझ आए? इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलो ये खत्म हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट को देख लिया। लास्ट हम लोग और एक बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, FOS के बारे में। FOS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। मैं पहले एक डेफिनेशन आपको बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग सेफ्टी को लेके चलते हैं, कि किसी भी चीज़ में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो भाई एक सेफ्टी लेके चलेंगे, ताकि उससे ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे तब टूट जाएगा, वो मुझे पता चले। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाता है बाबू? इसका मैं अगर रेशियो बताऊँ तो ये हो जाता है आपका फेल्योर स्ट्रेस एंड डिवाइड बाय आपका हो जाता है परमिसिबल, यानी कि जितना हम लोग देते हैं, ठीक है, परमिट करते हैं जितना, परमिसिबल स्ट्रेस, या फिर इसको बोलते हैं अलाउबल, अलाउ जितना करते हैं, अलाउबल स्ट्रेस,
अलाउबल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। जितना हम लोग अलाउबल कर रहे हैं, जितना फेलियर, जितना में वो फेल कर जाता है। कहने का मतलब एग्जांपल समझो तब जाकर समझोगे। ये मेरा एक कास्ट आयरन है और कास्ट आयरन में यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग 200 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, यानी कि 200 न्यूटन तक ये लोड को झेल सकता है। कितना तक झेल सकता है? 200 न्यूटन तक झेल रहा है। हम लोग इसमें कितना लगा रहे हैं? ओनली लगा रहे हैं अलाउ। ये आपका क्या है? ये जो आपका दिखाया जा रहा है ये आपका समझ लो कि फैक्टर ऑफ मतलब फेलियर स्ट्रेस है। ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे मैं बात करता हूँ फेलियर स्ट्रेस, मतलब अगर 200 तक लगाएंगे तब तो ठीक है, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो फेल कर जाएगा। लेकिन हम कितना अप्लाई कर रहे हैं? मान ओनली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन ही, 100 न्यूटन हम लोग अलाउ कर रहे हैं। अलाउबल स्ट्रेस, अलाउबल स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई हम लोग 100 न्यूटन ही इसमें लगाएंगे। जैसे कास्ट आयरन कोई दिया और मान लो इसमें कहीं आप लगा रहे हो, कोई बाइक में लगा रहे हो, इधर आपका एक कार है, ये आपका क्या है? एक आपका कार है, ठीक है। कार को खींचने के लिए कोई वायर है, वायर आपका कास्ट आयरन का है, ठीक है। वायर कैसा आपका? कास्ट आयरन का है, इस तरह का कास्ट आयरन का ये वायर है और यहाँ पे एक ट्रक को आप खींच के जा रहे हो, या फिर ट्रक जो है आपका कार को खींच के जा रहा है, ठीक है। अब वायर का जो है, वायर आपका कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का कितना? 200 न्यूटन का लोड ये मैक्सिमम लग सकता है। तो हम लोग 100 ही न्यूटन इसमें लगा रहे हैं, हमको पता कि 100 न्यूटन ही लग रहा है। तो अगर मुझे पता चले कितना हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं, तो एफओएस क्या हो जाता है आपका हो जाता है फेलियर बाय परमिसिबल, ठीक है। फेलियर बाय क्या हो जाता है? परमिसिबल। फेलियर स्ट्रेस कितना हम लोग लिखे हैं? 200 लिए, तो 200, और अलाउबल कितना लिए? 100 लिए, तो यहाँ काटेंगे तो कितना आ गया आपका? 2 आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके रहे हैं? 2 लेके चल रहे हैं। यानी कि जितना हम लोग लगाएं, जैसे आप नॉर्मली देखो ना 200 लेके 200 मैक्सिमम है, हम लोग 100 न्यूटन का यहाँ तार लग रहा है। यानी कि इससे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे कोई बोलेगा कि तार टूट तो नहीं जाएगा ना घींच रहा कार को, तो हम लोग बोलेंगे नहीं 100 न्यूटन का ही लोड लग रहा है, इससे अगर दुगुना भी कार आ जाएगा तब भी नहीं टूटेगा, क्योंकि 200 न्यूटन का मेरा जो वायर दिया उसका कैपेसिटी है। तो वही जो दुगुना हम बोले ना, उसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बात समझ में है? ऊपर में क्या लिखते हैं कि जो मैक्सिमम रहता है, नीचे में देखेंगे जो अलाउबल करते हैं। बस हमेशा याद रखना है। जैसे मैंने कुर्सी में बताया था, एक कुर्सी जो हम लोग बनाते हैं घर में, तो इंडियन कुर्सी को जो है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ज़्यादा लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को एक जगह का आदमी में 4 आदमी हम लोग वहाँ पे बैठा देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वो चीज़ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एफओएस हम लोग लेके चलते हैं। मान लो यहाँ पे 100 kg लोड झेल सकता है, 100 न्यूटन का यहाँ पे लोड लगा रहा है, इतना ही झेल सकता है, फिर 100 kg झेल सकता है, तो इसको बनाया जाता है 400 kg तक का। लेट सपोज 400 kg तक का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 400 डिवाइड बाई अलाउ कितना करे? 100, तो 4, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 4 गुना लेके चलते हैं कि अगर 4 गुना भी लोड आ जाए फिर भी कुर्सी टूटेगा नहीं। तो दैट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझ आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह का अगर आएगा भी तो आप लोग याद रखना फेलियर स्ट्रेस, यानी कि जितना लगा रहे हैं जितना वो फेल कर जाएगा, मैक्सिमम को हम ऊपर में देंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस को, और नीचे वाला क्या देंगे हम लोग? अलाउ जितना करेंगे, अलाउबल स्ट्रेस हम लोग नीचे पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा एफओएस, और आपको न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है, ठीक है। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे क्या आ जाता है 1 मिनट में इसका एक क्लास जो आप लोग को लिया था वो प्रीवियस ईयर का, मैं सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ओके, इट्स हैंग कर रहा है। यहाँ पे हम लोग अब एक तरह से समझ लीजिए क्लास आपका ख़त्म हो गया। मुझे छोटा सा एक टॉपिक आपको बताना है, देन वी गोना एंड दिस क्लास। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे? जैसे स्ट्रेस का बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फिर से ये हैंग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास को रखते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइएगा क्लास आपको लगा कैसा। मैं यहाँ पे ट्राई किया हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जैसे स्टिफनेस का बात करेंगे, टफनेस का बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम लोग जो रेजिलेंस हो जाता है, प्रूफ रेजिलेंस हो जाता है, मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस हो जाता है, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो आपका खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना, लाइक करना है, ठीक है। लाइक करना वीडियो अगर अच्छा लगा तो, और लाइक आपको कीजिएगा प्लीज़। एंड आपको कमेंट भी करना, कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा, और आपको फोटो वगैरह चाहिए तो। एंड आप लोग शेयर कीजिएगा, एक आदमी कम से कम 3-4 शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का शेयर एंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।